मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है बच्चों। ट्रेसिंग, हम यहाँ ट्रेस करेंगे चेंजेस को। इट मीन जो बदलाव आए हैं थ्रो 1000 ईयर्स, जो 1000 ईयर्स वर्षों के दौरान जितने भी चेंजेस आए हैं आज हम उनको ट्रेस करेंगे, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। ये आपके चैप्टर का नाम है। ओके, अभी देखिए आपको ये मैप दिख रहा है। आप ये मैप देखिए बहुत अच्छे से। जब आप मैप देखोगे तो आपको इस मैप को समझना है सबसे पहले। ओके, कि इस मैप में क्या दिया हुआ है। अब देखिए, आप अपने इंडिया के मैप को थोड़ा उल्टा करो। इट मीन्स ये हमारा इंडिया का मैप, जिस इंडिया के मैप में नॉर्थ और साउथ ऐसे है, तो आप इंडिया के मैप को उल्टा करो। इट मीन्स ऐसे, ये साउथ वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और नॉर्थ वाला नीचे आएगा। ये आपको करना है। तो देखिए साउथ में हम देखते हैं अपने इंडिया के मैप में कि साउथ में क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है नीचे, ठीक है। और इस मैप में हम देखेंगे तो देखिए ये हमारा इंडिया साउथ वाला पोर्शन है, जो कि एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट नहीं, जो मैप है इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ। और ये जो श्रीलंका जो साउथ है नॉर्थ में, तो देखो कितना डिफरेंस है आज के मैप में और इस मैप में कितना डिफरेंस है। आज के मैप में हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के साउथ में है, बट इस मैप के अकॉर्डिंग तो श्रीलंका जो तो नॉर्थ में है। ओके, तो ये चेंजेस आपको देखना था। इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक मैप और दिया हुआ है। तो अभी जो हम ये मैप देख रहे हैं, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये मैप बनाया किसने है ऐसा। तो इसका हम एक जो है ज्योग्राफिकल जो थे हम पढ़ेंगे कि किसने बनाया ये मैप। ओके, ये देखिए हम देखेंगे ये। टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2। वन मैप हमने अभी देखा है। मैप 1 वॉज मेड इन 1154। इट मीन्स 1154 CE। ओके, बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रिसी। आप इस लाइन को अंडरलाइन करें कि एक अरब के भूगोलवेता थे। अरब कंट्री आपको पता है ना, तो अरब जोग्राफर भूगोलवेता मैप बनाया है, तो भूगोलवेता नहीं बनाया होगा। इनका क्या नाम था, अल इद्रिसी। अल इद्रिसी ने 1154 में ने बनाया था, इस मैप को बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, जो ये नक्शा दिया गया है, वह उसके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड के बड़े एक मैप का हिस्सा था, एक पार्ट था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर, जो इन्होंने जो सेक्शन बनाया है हमें अब देखा ये बनाया गया है इनके द्वारा। डिटेल है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी डिटेल दी गई है, इन्होंने हिस्सा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। मैप 2, अब इसके नीचे मैप 2 दिया हुआ है, हम वो भी देखेंगे। अब ये मैप 2 किसने बनाया, वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो आपको देखना है कि जो मानचित्र 2 हम देखेंगे वो एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर होता है ना, मानचित्रकार। जो मैप होते हैं, जो मैप बनाने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, और हिंदी में मानचित्रकार, क्योंकि मानचित्र बोलते हैं मैप को हिंदी में। तो ये बनाया एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने इसको बनाया। जो दूसरा मैप हम देखेंगे, द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो दोनों मैप हम देखेंगे ये बहुत अलग हैं, इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। एरिया सेम है, इट मीन्स ये दिखा रहे हैं हमारे इंडिया को, लेकिन दोनों मैप अलग है। अभी हमने देखा ये मैप देखिए, ये पूरा इंडिया है, लेकिन श्रीलंका तो नॉर्थ में है। इसमें ये 1154 में बनाया था, अरब के जो थे अल इद्रिसी ने बनाया था। और जो सेकंड मैप हम देखेंगे ये फ्रेंच के मानचित्रकार ने बनाया 1720 में। ये 1154 में बन रहा है, ये 1720 में बन रहा है। और दोनों मैप डिफरेंट है लेकिन एरिया सेम है। जैसे आपकी क्लास में सभी बच्चों को मैं इंडिया का मैप बनाने के लिए बोलूँ तो सभी इंडिया का ही बनाएंगे, लेकिन सब थोड़ा अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। इन ऑल इद्रिसीज मैप, जो अभी हमने अल इद्रिसी का मैप देखा है, साउथ इंडिया इज़ वेयर। साउथ इंडिया कहाँ है, वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया को ढूंढेंगे एट प्रेजेंट, वहाँ पे साउथ इंडिया। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ हम नॉर्थ इंडिया को ढूंढेंगे वहाँ, सॉरी साउथ इंडिया को ढूंढेंगे वहाँ नॉर्थ इंडिया ऊपर की साइड में, मतलब मैप उल्टा है। और श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका टॉप में देखा अभी हमने। और जो एट प्रेजेंट का मैप है उसमें तो श्रीलंका साउथ में है, ना कि नॉर्थ में। तो ये देखिए डिफरेंट है। प्लेस नेम्स आर मार्क इन अरेबिक। जो ये प्लेस के नेम्स है बेटा ये अरेबिक भाषा में है, ठीक है, अरब भाषा में है, तो वो हम समझ नहीं पाएंगे। ये अब हमारा है मैप 2। ये मैप 2 देखिए, ये आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा देखा देखा है,
थोड़ा जाना पहचाना मैप है, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा किस रंग का, हाँ साउथ में आ रहा है। ठीक है, ये मानचित्र 2 है। ओके, जो कि ये रहा। अब हमने देखा कि अरबी में नाम थे, तो अरबी में नाम है देर आर सम वेल नोन नेम्स, कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं यहाँ पे, जैसे कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज, मैप में ये वर्ड लिखा हुआ है KAN, और हम आज के समझते हैं Q से लिखा हुआ है। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग। अब मैप 2 हमने देखा, ये रहा, देखो ये मैप 2 हमने देखा। वॉज मेड नियरली 16 ईयर्स आफ्टर मैप 1, जो मैप 1 है वो 1154 में बना, और ये उसके 600 साल बाद बना 1720 में, जो मैप 2 अभी हमने देखा। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली, ये क्या कह रहे हैं कि इस टाइम चेंज में जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी बदल गई थी। अब ये तो बात सही है, आपका जो स्टेट है वो 600 साल पहले कुछ था, आज के टाइम पे कुछ है, इन फ्यूचर कुछ और ही होगा। ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं। दिस मैप सीन्स मोर फैमिलियर टू अस, ये मैप हमें ज़्यादा पहचाना लग रहा है, ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। एंड द कोस्टल एरियाज़ इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, आप देख रहे हो इस मैप में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इट मीन जो तटीय हैं, जो तट है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिखे हुए हैं बातें। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज, ये देखो यहाँ पे ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। ठीक है, हमको कुछ अजीब ही लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है इनके बारे में। दिस मैप वो यूज बाय यूरोपियन सेलर्स, और ये जो मैप अभी हम देख रहे हैं ये समुद्र यात्रा करने के लिए जो नाविक आते थे, और जो मर्चेंट्स, जो व्यापारी आते थे, वॉयजेस, वो अपनी यात्राओं के लिए इस मैप को यूज़ करते थे। इस मैप के थ्रू ही वो आते थे, समुद्र यात्रा करते थे ना, इस मैप के थ्रू। नाउ ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, लुक एट द एरियाज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपको जो ऊपर का एरिया दिया हुआ है बीच में वो देखना है। आर दे डिटेल्ड एज दी ऑन द कोस्ट, क्या उतना ही डिटेल किया हुआ है जितना कि कोस्टल एरियाज़ में डिटेल्ड किया हुआ है, और बीच में इतना नहीं लिखा हुआ जहाँ तक मुझे दिख रहा है, कोस्टल एरियाज़ में कुछ ज़्यादा है। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा, आपको गंगा नदी के फ्लो को देखना है, वो कहाँ से कहाँ बह रही है, उसको फॉलो करना है। एंड सी हाउ इट इज़ शोन, और आपको देखना है कि कैसी दिख रही है। ठीक है, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड द इनलैंड एरियाज़ इन दिस मैप। अब आपको ये देखना है कि इस मैप में कोस्टल, तटीय और इंटरनल जो अंदर के इलाके हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इतना अंतर क्यों है। एक्यूरेसी होता है ना बिल्कुल सटीक बोरा, सटीक, और डिटेल जो है उसके बीच में अंतर क्यों है, ये आपको देखना है। आगे देखिए, इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट, अब एक फैक्ट और आता है यहाँ पे, एक ही इम्पोर्टेंट बात और आती है कि साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द 2 पीरियड्स, कि जो दूसरे युग तक जो कार्टोग्राफी होती है ना कि मानचित्र को अंकन करना, मानचित्र को बनाना, तो जो साइंस है, जो मानचित्र का जो बनाने का जो साइंस है वो भी बहुत चेंज हो गया इन 2 पीरियड्स के अंदर। द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, कि मानचित्र अंकन का जो विज्ञान है वो भी चेंज हो गया इस 2 पीरियड्स में। व्हेन हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, जब इतिहासकारों ने क्या, पास्ट होता है ना भूतकाल, इतिहासकारों ने जो भूतकाल की बातें, बीते युगों के डॉक्यूमेंट्स देखे, मैप, नक्शे देखे, और टेक्स्ट जो लेख मिलते हैं उनका उन्होंने रीड किया, हिस्टोरियंस ने उनको रीड किया। अब रीड किया तो वो उन इंफॉर्मेशन के सेंसिटिव हो गए, तो उनके लिए जो इंफॉर्मेशन है और वो जो अलग अलग डिफरेंट जो कल्चरल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल जो इंफॉर्मेशन है, उन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इट मीन्स इतिहासकार जब बीते युगों के डॉक्यूमेंट्स को, मैप को, इनका सबको रीड करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन इंफॉर्मेशन को और उन भिन्न भिन्न जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड होता है ना कि पृष्ठभूमि, कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड देखो, इट में से पीछे इसका देखो पूरा, तो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है उनके लिए जब वो इन सबको पढ़ते हैं। अब हम देखें न्यू, नई एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ आप शब्दावली कह सकते हो, शब्दों का मीनिंग शब्दावली, इंग्लिश में भी होते हैं ना, इंग्लिश डिक्शनरी हिंदी में भी होती है। तो हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़,
न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम। इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अभी हमने देखा कि मैप में भी चेंज आ गया 600 सालों के टाइमिंग में। तो इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन, कि अगर समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है, इंफॉर्मेशन चेंज होती है, हमने देखा मैप चेंज हो रहा है, तो क्या लैंग्वेज और जो वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उनके साथ क्या होता होगा, व्हाट हैपन, देखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। देखिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, इट मीन्स वो हमें कई तरह की लैंग्वेज में मिलते हैं। ऐतिहासिक जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं अलग अलग म्यूजियम में कहीं भी, वो हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि ईयर्स इट मीन्स जो भाषा है वो भी समय के साथ साथ बहुत ही बदली हैं, इट मीन्स उनमें भी चेंज आया है। कैसे हम देखेंगे, यस। मिडवियल पर्शियन, मिडवल मध्यकालीन पर्शियन, जो पारसी भाषा थी ना, जो फारसी भाषा थी, मध्य युग की फारसी भाषा। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज का, कि जो मिडवल पर्शियन, जो मध्य युग की जो फारसी भाषा थी, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। ये यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि मध्य युग की फारसी भाषा, मध्य युग की फारसी भाषा, अब कौन सा मध्य युग, जो सल्तनत काल था, उसके बाद जो मुग़ल आए, ये सब मध्य युग था, और आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल ये डिफरेंट है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, और जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपकी ग्रामर, व्याकरण या फिर वोकेबलरी सब भंडार से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स यह जो डिफरेंस है ये सिर्फ व्याकरण और वोकेबलरी में ही से ही नहीं आया है, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। जो मीनिंग है वर्ड्स के वो भी चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि व्याकरण चेंज हो गई, वोकेबलरी चेंज हो गई, नो, उनकी मीनिंग्स भी चेंज हुए हैं वर्ड्स के, ओके, टाइम के साथ साथ। टेक द टर्म, अब एग्जाम्पल समझाया गया है यहाँ पे कि कैसे मीनिंग चेंज हुए हैं वर्ड्स के। अब हिंदुस्तान को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम हिंदुस्तान को आधुनिक राष्ट्र राज्य अपने भारत के रूप में देखते हैं। हिंदुस्तान इट मीन्स हमारा इंडिया, हमारा भारत। द मॉडर्न नेशन स्टेट है, वैन मॉडर्न नेशन स्टेट इट मीन्स आधुनिक राष्ट्र राज्य 13th सेंचुरी। लेकिन हम देखें कि 13वीं सदी में 13th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान है वो किस लिए यूज होता था, वो हम देखेंगे। मिनाज ए सिराज, ये नाम है बेटा, मिनाज ए सिराज, ये इतिहासकार थे, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और ये 13th सेंचुरी में थे। तो 13th सेंचुरी के मिनाज ए सिराज ने क्रोनोलिको, ठीक है, इतिहासकार जो हैं इन्होंने वो रोट इन पर्शियन, जिन्होंने फारसी भाषा में लिखा। ही मिंट द एरियाज़ ऑफ, अब इनका हिंदुस्तान से मतलब क्या था, इन्होंने कौन से एरियाज़ को हिंदुस्तान का है अभी हम देखेंगे। तो 13वीं सदी में जो फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका मतलब था पंजाब, हरियाणा और द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इट मीन्स आपका यूपी, ठीक है। इनका मतलब था कि हिंदुस्तान है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में है, जितने भी एरिया है इनके बीच में वही हिंदुस्तान है, अकॉर्डिंग टू मिनाज ए सिराज। कौन सी सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने इस शब्द का जो यूज है वो पॉलिटिकल अर्थ में उन इलाकों के लिए यूज़ किया था जो कि दिल्ली के सुल्तान के राइट अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली के सुल्तान, सल्तनत काल की बात हो रही है, ठीक है, काफ़ी आए थे उस टाइम पे, तुगलक आए थे, लोधी आए थे, तुगलक लोधी थे, ऐसे करके 4-5 टर्म्स आती हैं। तो उनके लिए किया है कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र से रिलेटेड था। द एरियाज इंक्लूडिंग इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सल्तनत जो है, द एरियाज इंक्लूडिंग, सल्तनत हैं, राजा हैं, वो दूसरे राजाओं के साथ युद्ध भी लड़ रहे हैं और ज़्यादा एरियाज़ को ऑक्युपाई भी कर रहे हैं, क्योंकि एक राजा दूसरे राज्य पर इसीलिए अटैक करता है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करने के लिए। तो अब जो युद्ध लड़े जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई होगा, इट मीन ज़्यादा एरिया भी तो आएगा हिंदुस्तान में, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में थोड़ी रह जाएगा।
तो ये कह रहे हैं कि सल्तनत के डेवलपमेंट के साथ साथ इस शब्द, कौन सा शब्द, हिंदुस्तान के आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, एरियाज भी तो बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में साउथ इंडिया नेवर इंक्लूडेड, कभी इंक्लूड नहीं हुआ हिंदुस्तान में साउथ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनाज सिराज। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अब हम आ गए 16वीं शताब्दी में, जो बाबर की एंट्री होती है। बाबर यूज़, बाबर कौन, मुगल शासक था बाबर, फिर बाबर का बेटा अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो बाबर जो है उसने हिंदुस्तान को यूज़ किया, उन्होंने हिंदुस्तान को किससे डिस्क्राइब किया, ज्योग्राफी, हिंदुस्तान की भूगोल ले ली, फोना को ले लिया, ठीक है, पशु पक्षी, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इट मीन 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ उस सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के भूगोल, ज्योग्राफी हो गया, फोना पशु पक्षी, और इनहेबिटेंट्स यहाँ के निवासियों की कल्चर, संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इट मीन्स उसने एरिया नहीं बताया, उसने कहा सारी भूगोल, सारे पशु पक्षी, यहाँ के सारे निवासियों की संस्कृति क्या है, हिंदुस्तान है, अकॉर्डिंग टू बाबर। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, अब हम चैप्टर में देखेंगे, दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। देखिए 14वीं शताब्दी में एक कवि हुए थे अमीर खुसरो, उन्होंने जो हिंद शब्द का जो यूज़ किया था वो कुछ बाबर के ही समान, मतलब बाबर ने उसी के कुछ सामान यूज़ किया था, ठीक है, हिंद शब्द। वाइल द आइडिया ऑफ ए जोग्राफिकल एंड कल्चर एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। ये कह रहे हैं कि मगर जहाँ भारत को एक जोग्राफिकल, भौगोलिक, एंड कल्चर एंटाइटी, सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, इट मीन्स वो एग्जिस्ट है, किसके रूप में, जोग्राफिकल और कल्चरल एंटाइटी के लिए, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे पॉलिटिकल, राजनीतिक और नेशनल मीनिंग, राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं, जो हम बाउंड्री बनाते हैं ना पॉलिटिकल और नेशनल, वो पहले ये सब हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं थे। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़, जो इतिहासकार जो भी टर्म यूज़ करते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे, तो इसलिए जो इतिहासकार हैं उनको केयरफुल होना चाहिए इन टर्म्स को, इन शब्दों को यूज़ करने में। अब एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। अ सिमिलर टर्म लाइक फॉरेनर, फ़ॉरन आप आज भी सुनते हो ना कि तो फ़ॉरन से आया, ये तो फॉरेनर है, विदेशी है, ये वर्ड हम सुनते हैं आज भी। इट इज़ यूज टुडे, आज के अर्थ में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, वो क्या है, हमारे लिए विदेशी है, ठीक है, आज के टाइम पे। लेकिन हम पुराने समय की बात करें, मध्य युग की बात करें, मिडवल पीरियड की बात करें, तो अ फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस विलेज का, जो उस सोसाइटी का, कल्चर का भाग ना हो, पार्ट ना हो, तो वो क्या हो गया, विदेशी हो गया। हिंदी में हम परदेसी बोल देते हैं, यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, और फारसी में उसको अजनबी। तो मिडवल पीरियड में तो वो फॉरेनर हो गया जो दूसरे गांवों से आया है, जिसका कल्चर और सोसाइटी सेम नहीं है। अगर कल्चर और सोसाइटी सेम है तो वो विदेशी नहीं है, बट अगर कल्चर सोसाइटी अलग है तो वो विदेशी है, जिसको हम हिंदी में परदेसी बोलते हैं और फारसी में अजनबी। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिकॉर्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेन। देखिए, अ सिटी ड्वेलर इट मीन्स किसी नगरवासी के लिए भी, बट वो फॉरेस्ट ड्वेलर विदेशी, वनवासी विदेशी होता था। इट मीन्स इसीलिए किसी नगरवासी के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर वनवासी विदेशी होता था, क्योंकि वनों में वास करता था, तो सोसाइटी कल्चर अलग है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन सेम विलेज के अंदर अगर दो किसान रह रहे हैं, दो पीजेंट्स रह रहे हैं, वर नॉट फॉरेनर्स, वो विदेशी नहीं है, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इवन दो दे हैव मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स। इट मीन्स एक ही गांव में अगर दो किसान रह रहे हैं, वो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं हैं, ठीक है। अगले
ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ओके।